भाई मुंह में गेड़ो गासी हो तो खोस लियो। हम मेरा तो इतना भारी दुख होया कि 4-5 दिन तो हम तो रोटी को नहीं खाई, चूल्हो ही को चलायो। वो किरोड़ी लाल मीणा जी और उस दिन हनुमान बेनीवाल जी टीवी की ऑन द स्क्रीन ऑन द लाइव प्रोग्राम में इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि उसका आप उनका निम्न स्तर देखो, आप उनकी भाषा का स्तर देखो, किस तरीके का भाषा का। वो एनएसजी का कमांडो हमारे टेररिस्ट के सामने भिड़ गया और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटा। लेकिन आज उसी कमांडो को जब समाज कल जाकर के चोर कहेगा, कल उसको भ्रष्टाचारी कहेगा और दोषी कहेगा, तो उसको मन में कैसे फील होगी। तो थानेदार है ना, कल आरएलपी ज्वाइन कर ले और मेरे साथ आ जाए। अगर मेरे साथ जब ये थानेदार आ जाएंगे तो मैं इनको विधायक बना दूंगा। कि थानेदारी तो क्या करता है, एक विधायक को सैल्यूट ही तो करता है, तो मैं बना दूंगा। आप किस चीज के पटाखे फोड़ रहे हो? पटाखे तो तब फोड़ा जाता है ना जब कुछ बड़ा कोई जश्न का माहौल हो। आपने 800 घरों के अंदर मातम बना दिया, उनकी रोशनियां छीन ली और रोशनियां छीन करके आप ये कह रहे हो कि देखो हमारे घर में कितनी लाइट है, कितनी जगमगाहट है। ये किस तरीके की जगमगाहट है? राम राम जी मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आपा आपने राजस्थान में भी देखने लाग रहे हैं कि एसआई भर्ती, पहली एसआई भर्ती ने लेके धरनो प्रदर्शन करो गयो और रद्द की मांग है बा उठाई गई। भर्ती है बा रद्द भी हुई और अभी आप बात करें तो भाई भर्ती ने यथावत रखने की बात है बा राजस्थान में दोबारा उठ रही और बहुत सारा चेहरा ही बस सामने निकल के आ रहे हैं कि भाई जो एसआई जो भर्ती ही भी यथावत रखी जाए। बी कड़ी के अंदर मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं सत्येंद्र राव जी। सत्येंद्र राव जी को भी बहुत बड़ो एक दुख है। दुख यो है कि इनका छोटा भाई है, छोटा भाई के घराली ही दोनों 2021 के अंदर जो भर्ती हुई ही बी के अंदर सिलेक्ट हुआ है और सिलेक्शन है बाको ओयो हो। अब दुख यह है कि बड़ा भाई भी ही साथ में ही एक नागरिक होने के नाते भी ये चाह रहे हैं कि भाई ये बात ने उठाओ, ये मुद्दा ने यो जो मुद्दों चल रहे हैं ऊपर ये बोलना चाहे ही। तो बातचीत करांगा जानांगा सत्येंद्र जी की भाई सत्येंद्र जी आज सामने आए हैं, झलको झुंझुनू पर अपनी बात रख रहे हैं, राजस्थान की सरकार तक ये पहुंचाना चाहे ही। तो सबसे पहले तो राम राम सा। राम राम जी, स्वागत है थार झलको पर जी। आपा सत्येंद्र जी से स्टार्टिंग में बात कर लें भाई 2021 के अंदर एसआई की जो भर्ती है वह करवाई गई, काफी सारा स्टूडेंट थी भाई के अंदर भाई सिलेक्ट भी हुआ, 2 साल के लगभग 2 साल प्लस वह जॉब भी करी, फिर रद्द करवा दी गई, दोबारा भाई भर्ती है वह निकाल दी गई है। तो थारो मेन दुख क्या है? सबसे पहले तो यह बताओ कि भाई यह बात है या स्टार्टिंग में आप अपनी बात रख दो। मैम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम छोटे थे, जब बच्चे थे तो हम पढ़ाई करते थे, तो पढ़ते थे तो हम सुनते थे कि आगे चल करके किस तरीके से हम देश के में अपनी विकास में योगदान देंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमने एक इतिहास में पढ़ा कि 13 अप्रैल 1919 आजादी से पहले की बात है, हमारे देश में एक घटना घटी। वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल। उस दिन जनरल डायर ने गेट पे अपनी तोप लगा करके लोगों को उड़ा दिया। तो आज वैसा ही एसआई भर्ती 2021, उसके अंदर करीब 750, जिसको सरकार ने हलफनामे में ये लिख करके दे दिया कि ये सारे के सारे निर्दोष हैं। उन 750 लोगों के पीछे परिवार वाले हैं, कम से कम 5-6 हजार लोग हैं। मैम आज उनकी स्थिति ये है कि वो जिंदा तो है लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो एक तरीके से जिंदा लाश बन गए। आज हमारे सिस्टम में उस समय जो काम जनरल डायर ने किया था वो काम आज हमारा सिस्टम ने किया। आज इस घटना में जनरल डायर कौन है? इस घटना में जनरल डायर है हमारा सिस्टम। सबसे पहले आपका पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद में जिम्मेदार लोगों की थी जांच करना, तो जांच को निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से करना था, उसमें से दोषियों और निर्दोष को पृथक्करण करना था। वो काम नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं हमारे पास में न्यायालय और सब कुछ है। अगर आप इस भर्ती में सिलसिलेवार तरीके से मैम आप देखेंगे, ये भर्ती 2021 में आती है। 2021 में आने के बाद में 2023 में इनको सबको नौकरी मिल जाती है, इनकी नियुक्ति हो जाती है। और आज करीबन 22-23 महीने बाद हम नौकरी कराने के बाद हम कह रहे हैं कि जी आपकी भर्ती रद्द होगी, अब आप घर चले जाओ। क्या उन लोगों में बीती, क्या उनके परिवार वालों में बीती? वो सब एकदम स्तब्ध वहां पे रह गए और 2 साल जॉब कर ली, 2 साल नौकरी कर ली।
हम सरकारी नौकरी में कोई इसलिए तो आता है क्योंकि वहां पे नौकरी की गारंटी होती है, जॉब सिक्योरिटी हम बोलते हैं। टैलेंट हमारा इसीलिए आता है कि भैया एक बार नौकरी लग गया, उसके बाद में आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीजें हमने देखी और इस तरीके से जो ईमानदारी से लगे थे, जो मेहनत से लगे थे, आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों के वीडियो आ रहे हैं, घर पे छत नहीं है उसके बाद पढ़ाई करी। भीलवाड़ा का वो लड़का जो कि ईंट भट्ठों पे नौकरी करता था, दिन रात वो नौकरी करके और रात को जैसे तैसे करके उसने पढ़ाई करी और सब इंस्पेक्टर बना। उसकी मां ढाबों पे बर्तन मांज करके काम करती थी। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। ये 750 बच्चे जो 94% निर्दोष है, एक एक बच्चा अपने आप में एक कहानी है। इतनी मेहनत करने के बाद में ये हुआ। अब कहते हैं कि इनकी पुनः एग्जाम करवा लो, ये तो काबिल हैं और काबिल हैं तो दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है मैडम, पुनः एग्जाम भी कर लेंगे, शायद इनमें से कुछ लोग लग भी जाएंगे। पुनः एग्जाम हो आपका क्या प्रॉब्लम है मैम? पुनः एग्जाम की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताओ, जो ये भर्ती है 2021 की भर्ती है, इससे पहले भर्ती आई थी 2018 में। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2018 में मेरिट लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन रह गए। एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जो उस समय प्लाटून कमांडर बन गए थे, जो लोअर रैंक में होता है, लेकिन इस बार उनको सब इंस्पेक्टर बनना था, तो इसलिए वो इसमें आए। तो जो बच्चा 2018 से तैयारी कर रहा है, आज हम उसको 2025 में कहते हैं उसकी पुनः एग्जाम करवा लें 7 साल बाद। चलो ठीक है, एग्जाम भी करवा लो, दे भी देंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, बार बार एडीजी साहब कह रहे हैं कि जो नियम 2021 में थे, उसी नियमों को हम 2025 में रख देंगे। सब कैसे रख देंगे? आपका सब इंस्पेक्टर जसकरण, जिसका लिगामेंट टूट गया ट्रेनिंग के दौरान, घुटने चले गए, क्या आप उसके घुटने लौटा दोगे? उसके घुटने लौटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, आप करा लो। सब इंस्पेक्टर सनम, जिसके साथ ट्रेनिंग के दौरान हादसा हो गया, वो हादसे को आप कैसे लौटा दोगे मैडम? बहुत सी परिस्थितियां बदल गई हैं। उस समय 2021 में परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। आप देखोगे कि जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर हैं, आप उनसे भी अगर 5 साल बाद कहो कि बल्ला लेकर के खेल लो, वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। और ये सब इंस्पेक्टर का जो नौकरी है, ये सिर्फ और सिर्फ लिखित एग्जाम नहीं है, इसके बाद इसमें फिजिकल होना है, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू होना है। तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वो री एग्जाम में नहीं हो सकती मैम। बिल्कुल। देखो भाई, बात होगी कि कई बार क्या है कि आप घर खानो बनावा, तो वो काफी बार बहुत अच्छो पहली बार बनावा तो वो टेस्ट बन जाए है। हाँ। फिर आप 20 चीज नहीं है कि भाई 15 मिनट बाद में कंफर्ट को दोबारा बनाओ, तो वो टेस्ट को नहीं आ पावा है। वही बात है मैम, देखो आपका वो टेस्ट भी दोबारा से नहीं है, और दूसरा जिस तरीके के हालातों में ये बच्चे हैं, आप ये आज के टाइम में पुलिस लाइन में बैरक में बंद है। आप एक बात मैंने स्टार्टिंग में बोली ही कि भाई के नाम है पेपर लीक हुई हो क्यों, तो बीजेपी सरकार ने भी माना कि भाई जब कांग्रेस की सरकार ही। मैम देखो, सरकारें तो बनती हैं और हर 5 साल में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने जैसे ही इसमें सरकार के अंदर आई तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया, उन्होंने अपना राजधर्म निभाया। उनका राजधर्म क्या था कि भाई जो एक जांच करवा लेते हैं, जो दोषी होगा उसको सजा दे देंगे, जो निर्दोष होगा उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने भजन लाल जी, जो कि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, अपनी एक न्याय की सोच के आधार पे उन्होंने सबसे पहले आते ही जांच बैठाई। और जांच सिर्फ एसआई भर्ती को लेकर के नहीं थी, जांच उन तमाम 19 भर्तियों को लेकर के थी जो पूर्ववर्ती सरकारों में किसी प्रकार से विवादित थी या उनमें भ्रष्टाचार की शिकायत थी। जांच में उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसओजी के अंडर ये जांच करी और उसमें एडीजी वीके सिंह साहब को उसका हेड बनाया और उन्होंने जांच करी। वो जांच करीबन 22-23 महीने चली। आज के दिसंबर 2023 में उसमें जांच होती है। फिर उसके बाद में अगस्त के आसपास में एक टाइम पीरियड आता है, तब जब उनको लिखित में एडीजी वीके सिंह साहब है, उन्होंने कहा कि भर्ती को रद्द की अनुशंसा उन्होंने करी। पहली बात तो जांच अधिकारी के पास में ये नहीं होता है राइट्स कि वो भर्ती की रद्द करे, क्योंकि हमारा जो संविधान है उस संविधान में सब लोगों के एक दायरा है। कार्यपालिका क्या काम करेगी, व्यवस्थापिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका किस तरीके से काम करेगी। तो उन्होंने अपना उसको जाते हुए बाहर जाकर के उन्होंने रद्द की अनुशंसा कर दी। लेकिन मजेदार ये बात है कि जिस दिन उन्होंने भर्ती रद्द की अनुशंसा करी, उसी दिन वो पेपर जो लेटर था वो कॉन्फिडेंशियल लेटर था और वो उसी दिन वायरल हो जाता है।
और वायरल होकर के वो जो सामने वाली जो पार्टी थी उसके पास पहुंच जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में जिस तरीके का लीकेज हो रहा है तो उस पे एक संशय एक बार उठता है। चर्चा भी करते भी पेपर के बारे में। हाँ, जो ये जो लेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लेटर था भर्ती की रद्द को अनुशंसा करने का लेटर था। तो उस जो लेटर था, जिस दिन उन्होंने ये रद्द की अनुशंसा करी उसी दिन याचिका कोर्ट में लग गई और उस कोर्ट में उस लेटर का हवाला दिया गया और हवाला देते हुए कहा गया कि एडीजे साहब उसको रद्द कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। तो सरकार की मंशा तो हमेशा से स्टार्टिंग से थी न्याय करना, दोषियों और निर्दोष को पृथक्करण करना। सरकार की यह राय थी। सरकार ने अपने हलफनामे में यह लिख करके दिया है कि 769 बच्चे यानी कि 94% निर्दोष हैं, मात्र 6% इसमें दोषी हैं। उसमें 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 67 उन्होंने टोटल टेंटेड बताए थे, उसमें से कुछ लोग फरार बताए थे कि आगे आने वाले दिनों में हम इसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे और ये हम पूरी तरीके से इसको पृथक कर देंगे। तो सरकार की मंशा हमेशा से इसमें क्लियर थी कि इसको हम पृथक करेंगे। और आपने एक चीज और देखी हो, जो जजमेंट आया है, जो जिसमें रद्द करने का जो जजमेंट आया था, उसमें जो रेफरेंस में वंशिका भट्टाचार्य केस के बारे में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में वंशिका भट्टाचार्य केस, जो कि बंगाल भर्ती से रिलेटेड केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑन द रिकॉर्ड ये टिप्पणी है और उसमें डायरेक्शन दिया गया है सीबीआई को कि आप दोषियों को और निर्दोष को अलग करके लेके आओ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये साफ गाइडलाइन है कि दोषी और निर्दोष दोनों अलग होने चाहिए। निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप दोषी और निर्दोष की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हो? मैडम, हमारी मांग ये है कि मांग है मतलब थारी कि भाई हाँ यह मांग है और दोषी और निर्दोष ना भाई अलग अलग करो जाए। हमारी मांग सरकार से है और सरकार से हमारी मांग ये है कि न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जब से शपथ ग्रहण करी है, वो हमेशा से न्याय की बात करते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो जांच जो प्रक्रिया है वो प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से हो। इसमें जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको सबको पकड़ा जाए। आपने देखा गत दिनों में हमारे माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि एसओजी में एक ऐसा कमरा है जहां पे लेन देन का काम होता है, जहां पे सेटिंग होती है। तो अगर उन्होंने कुछ आरोप लगाया उन्होंने और एसओजी पे आरोप लग रहे हैं, आप देखेंगे कि लगातार एसओजी के हेड एडीजे वीके सिंह मीडिया में आकर के आ रहे हैं। तो वो उस बयान की सफाई दे, क्या वाकई में वो कमरा है? अगर कमरा नहीं है तो उस तरीके से प्रभावी तरीके से जांच क्यों नहीं हो रही और वो बड़े मगरमच्छ अभी तक पकड़े क्यों नहीं जा रहे? आखिरकार उसके पीछे क्या कारण है? उससे पहले हमने देखा जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कहा कि मैंने 400 लोगों के सबूत दे दिए एसओजी को। तो 400 लोगों की जो सबूत दिए हैं आपने, वो सबूत आप सामने लेकर के आओ, उनको 400 लोगों को पकड़ो। हम भी तो ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो खुले आसमान में क्यों घूम रहे हैं? जो जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, ये अपराध किया है, उनको तो पकड़ना ही चाहिए। तो सरकार से एक मांग ये है, प्रभावी तरीके से इसकी जांच हो। और एडीजे वीके सिंह जो कह चुके हैं कि वो जांच करने में असक्षम है, वो पृथक करने में असक्षम है, तो ऐसे जो अधिकारी जो जांच करने में असक्षम है उनका ट्रांसफर किया जाए, किसी सक्षम अधिकारी को वहां पे लगा करके इस मामले को पूरी तरीके से पृथक किया जाए। स्टार्टिंग में भाई बोला कि भाई मैं जिम्मेदारी लूं। हाँ, उन्होंने पहले कहा कि हम लोग इसकी जांच कर लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि मैं जांच करने में सक्षम नहीं हूं, फिर उन्होंने कहा ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने हलफनामे में कहा कि 94% निर्दोष हैं, सिर्फ 6% दोषी हैं। फिर वही कहते हैं कि इसमें 400-600 निर्दोष। तो उनकी कौन सी बात को सच माने, कौन सी बात को गलत माने? मतलब जांच की जिम्मेदारी ले ली और फिर भाई सक्षम को नहीं हो पाया, तो थारो की मानना है? मैडम, हमारा ये मानना है, वीके सिंह साहब ने अपने लेटर में ये एक लाइन लिखी उन्होंने कि इस भर्ती को सुचिता के आधार पर रद्द कर दिया जाता है। सुचिता और पारदर्शिता, उन्होंने दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल में किए। तो जो सुचिता उन्होंने इन बच्चों के लिए करी है, सब इंस्पेक्टर्स जो के लिए करी है, मैं कहता हूं वो सुचिता आप अपने आप के लिए कर दो, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि मैं असक्षम हूं। तो जब आप असक्षम हो तो आप खुद अपना संज्ञान लेते हुए अपनी सुचिता के आधार पे आप खुद ही डीजीपी को जाकर के बोल दो कि साहब मुझसे जांच नहीं हो रही, मेरा ट्रांसफर कर दो कहीं दूसरी जगह पे और अच्छे तरीके से इसकी जांच कराओ। क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि आप तो सुचिता की बात करते हैं। जब आप सुचिता की बात कर रहे हैं तो हमें आपसे भी सुचिता की उम्मीद है। बिल्कुल।
जे कि आप बात करें तो भाई हनुमान बेनीवाल जी ही धरना पर बैठा और काफी दिना तक वो धरनो चालियो, काफी सारा स्टूडेंट बैठा, किरोड़ी लाल जी हनुमान बेनीवाल जी बन का वाद विवाद भी चला और कठे ना कड़े आप सुन रहे हैं कि भाई किरोड़ी लाल जी और साथ में ही हनुमान बेनीवाल जी को एक अंदर बहुत बड़ो हाथ है। तो के थाने मतलब कोई कुछ लाग रहा है राजनीति में इनको? देखो मैम, ये जो पूरी की पूरी भर्ती है, तमाम सामाजिक संगठन और सारे के सारे जो प्रबुद्ध जन हैं वो सब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। देखो, भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार का निवारण था, उसको जांच करके और दोषियों को सजा दी जाती। लेकिन जिस तरीके से राजनेताओं का इसके अंदर आना और राजनेताओं का बार बार इस तरीके की चीजें करना, आप देखो वो किरोड़ी लाल मीणा जी और उस दिन हनुमान बेनीवाल जी टीवी की ऑन द स्क्रीन ऑन द लाइव प्रोग्राम में इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि उसका आप उनका निम्न स्तर देखो, आप उनकी भाषा का स्तर देखो, किस तरीके का भाषा का स्तर था। और किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं कि मैं तो पहले दिन से इसके आंदोलन कर रहा हूं। तो आप किरोड़ी लाल मीणा जी से तो हमें यह उम्मीद थी ना कि आप पहले दिन से ही आप है ना दोषियों को पकड़ने की बात करते। आप किरोड़ी लाल मीणा जी आज तक ये क्यों नहीं कहते कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए? आप उनके पकड़ने की बात नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हो कि इन ईमानदार थानेदारों को इसको रद्द कर दो और इनको सिस्टम से बाहर निकाल दो। आप बोल रहे हो, 2-3 बार बोल रहे हो कि बड़ा मगरमच्छ को थे, 2-3 बार नाम ले दियो, तो कौन बड़ा मगरमच्छ? मैडम, बड़े मगरमच्छ जो जगदीश बिश्नोई की बात आई है, बीच में सुरेश डाका की बात आई और सुरेश डाका के बारे में हमने देखा, सुरेश डाका की हनुमान बेनीवाल जी के साथ फोटो भी है और उन्होंने उन पे सफाई पे दी कि मेरे साथ तो कोई भी फोटो खिंचवा लेता है मगरमच्छों को। आपको क्या मानना है कि भाई इको पर दोबारा कोई जांच बैठनी चाहिए? मैम, जांच चल रही है, 22 महीनों से जांच चल रही है। 22 महीनों में आपने 120 लोगों की गिरफ्तारियां की। अब तो रद्द कर दी ना? नहीं, जांच अभी भी चल रही है। रद्द हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन था वो इस भर्ती को रद्द करने के लिए आया और उस जो फैसले के अंदर माननीय जोगाराम पटेल जी ने भी कहा था कि वो एक ऑब्जर्वेशन था, सरकार को दिया गया। उसके बाद डबल बेंच में गए, जैसे डबल बेंच में गया तो पहले ही दिन डबल बेंच ने इस पे स्टे दे दिया और अभी हाल ही में जो विपक्षी जो पार्टी है कैलाश चंद्र एंड अदर्स, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे उन्होंने एसपीएल दायर किया, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वहां पे केविट दायर कर दिया है। लेकिन जिस केस की वो लगातार बंगाल भर्ती की बात हो रही है उसमें भी यही कहा गया था कि दोषी और निर्दोष लोगों को अलग किया जाए और इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है मैडम वो सेग्रेगेशन का ही है, वो पृथक्करण का है। आप देखो, एसओजी ने जांच करके ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने पेपर तो लिया था। भाई, आप एक ऐसा बच्चा भी होता है जिसको आप पेपर लाके दे दो लेकिन वो जब तक लिखेगा नहीं तब तक तो नहीं आएगा। तो एसओजी ने ऐसे लोगों को भी पकड़ा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब एसओजी इतनी सक्षम है कि वो हर आदमी को पकड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो बीच में उनकी जो रुकावट है वो कौन सी रुकावट है? क्योंकि एडीजे साहब ने कहा कि भाई हमें सरकार से कोई प्रेशर नहीं है, सरकार ने हमें फुल फ्री हैंड दे रखा है कि आप काम करो। जब उन्होंने भर्ती रद्द की अनुशंसा करी थी उसमें 33 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जब ऊपर से जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, उनका प्रेशर आया कि देखो आपको करना पड़ेगा पृथक्करण, आप बिना पृथक्करण किए बात कर ही नहीं सकते, तब उन्होंने जाकर के जांच में तेजी लेकर के आए और 55 लोगों को उन्होंने पकड़ा और आज 120 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस इस मामले को करने में सक्षम है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से किस लेवल पे ये चीजें नहीं हो पा रही। तो वो चीजें सरकार से हमें निवेदन है कि आप इनको पूरी तरीके से इनको देख करके अपना इंटरवेन करें और साथ ही जैसे सिंगल बैच में जिस तरीके से सरकार ने एफिडेविट देकर के हलफनामे में देकर के एक एक चीज का देकर के साथ दिया था, आगे भी सरकार चाहे वो डबल बैच का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, सरकार खुद उसकी पैरवी करे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी हैं, क्योंकि ये नौकरी कर चुके और ये सरकार के ही कर्मचारी हैं, तो सरकार की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि अपने कर्मचारियों की सरकार रक्षा करे। और सिर्फ यही नहीं है, आज ये जो अगर 20 महीने की नौकरी करने के बाद में अगर इनकी नौकरी चली जाएगी तो जो लोग 10-12 सालों से नौकरी कर रहे हैं या कोई 35 साल से नौकरी कर रहा है, उनके मन में भी भय है कि कल को कोई और हनुमान बेनीवाल खड़ा हो जाएगा, उनको भी कहेगा कि 1985 की भर्ती में ये हुआ था जी, 1990 में ये हुआ था, 2000 में ये हुआ था। क्योंकि नेताओं को तो ये शॉर्टकट मिल गया ना कि कोई भी बैठ जाओ वहां पे जाकर के और कोई भी हो हल्ला कर दो और उनकी बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती। तो इस तरीके से
ये एक ऐसी परंपरा राजस्थान में नहीं चले, इसलिए सरकार का ये मौलिक अधिकार भी है और दायित्व भी है कि वो इस चीज को इनके कार्मिकों के पक्ष में लड़ाई लड़े। कौन सा पल था नहीं लगा है कि भाई शायद अपनी उम्मीद ही वह पूरी को नहीं हो पाऊंगी? जब आपको लगता है कि जिनको न्याय करना चाहिए था वो ही इस तरीके के षड्यंत्र वगैरह में शामिल हो रहे हैं, तब हम लोगों को लगता है कि वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे उम्मीद टूट जाती है। न्याय करने वाले कौन है? सरकार है न्याय करने वाले, और सरकार के मंत्री। अब जब सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी उस दिन जब भर्ती रद्द हुई, सामने आकर के मीडिया के ये कह रहे हैं, और आपने देखा कि जैसे ही ये डिसीजन आया, हनुमान बेनीवाल जी ने पटाखे फोड़े। मैडम आप एक तरफ इतना बड़ा अन्याय हो गया, आप किस चीज के पटाखे फोड़ रहे हो? पटाखे तो तब फोड़ा जाता है ना जब कुछ बड़ा कोई जश्न का माहौल हो। आपने 800 घरों के अंदर मातम बना दिया, उनकी रोशनियां छीन ली, और रोशनियां छीन करके आप ये कह रहे हो कि देखो हमारे घर में कितनी लाइट है, कितनी जगमगाहट है। ये किस तरीके की जगमगाहट है? आप एक पेरेंट्स होने के नाते अभी क्या फील कर रहे हो भाई? कितना दिन आपका भाई और भाई का घरवाला ही, भाई का घरवाला यानी एक बेटी का समान ही हुआ है, तो कितना दिन बाद मतलब तैयारी करी के थे बाने देख के फील कर पाया कि हाँ भाई ये कितनी मेहनत करी ही? मैम मैंने लगभग 1.5-2 साल का टाइम पीरियड हो गया इस मामले को चलते हुए। तो इस मामले में मैं एक एक इन बच्चों से भी मिला, इनके हम लोगों ने आंदोलन किए, हमने 2 बार बड़े आंदोलन किए। उन आंदोलनों में ऐसे ऐसे लोग आए, तो हमने कहा कि यार ठीक है, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़े बहुत सक्षम हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आए मैडम जिनके इतने गरीब, आप जो गरीबी की आपने जो परिभाषा देखी है, शायद वो परिभाषा हमारी शर्मा जाएगी उसके पीछे जो हम गरीबी की परिभाषा लिखते। इस कदर के लोग हैं इस भर्ती के अंदर, लेकिन उन्होंने उनके मन में इतनी उनके अंदर स्वाभिमान था कि वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। आप देखोगे इस भर्ती के अंदर एक एक्स सर्विसमैन है भागीरथ, वो जब मुंबई पे ताज हमला हुआ तब वो भागीरथ जो एनएसजी के कमांडो थे, वो एनएसजी का कमांडो हमारे टेररिस्ट के सामने भिड़ गया और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटा। लेकिन आज उसी कमांडो को जब समाज कल जाकर के चोर कहेगा, कल उसको भ्रष्टाचारी कहेगा और दोषी कहेगा, तो उसको मन में कैसे फील होगी? उसने वो इस भर्ती में इसीलिए आया था कि मैंने बॉर्डर पे रह करके दुश्मनों से लोहा लिया, अब मैं अंदर जाऊंगा और सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं और जो इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका मैं खात्मा करूंगा, सफाया करूंगा। तो वो एक मुहिम है जो लोगों के अंदर एक मनोबल होता है, उस सोच को उस दिन टूट गई मैडम उस तरीके से। थारे की मन मारे कि भाई ये फैसलो क्यों लियो गयो है थारे लिए? अदालत हमेशा से जो निर्णय लेते हैं वो जैसे उनके पास में फैक्ट्स आते हैं, जिस तरीके की जांच रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उस तरीके पे फैक्ट्स लिया जाता है। हम बंगाल भर्ती में भी देखते हैं, बंगाल भर्ती में भी यही हुआ। बाद में जाकर के जब सीबीआई को जब ये डायरेक्शन मिला था कि आप दोषी और निर्दोष को अलग करके लेके आओ, और आप देखो शुरू से ही एक षड्यंत्र ऐसा हुआ कि इस भर्ती में एक संस्थागत तरीके का भ्रष्टाचार करने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि आरपीएससी के मेंबर इन्वॉल्व हैं, जिसमें बाबूलाल कटारा का नाम था। बाबूलाल कटारा वो शख्स है जो कि शिक्षक भर्ती में पकड़ा गया। उसके बाद रामूराम रायका का नाम आया। रामूराम रायका का बेटा और बेटी इस भर्ती में बैठे थे, लेकिन रामूराम रायका आरपीएससी में जब इस भर्ती की बातचीत और भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो आरपीएससी ने अपने एफिडेविट में लिख करके दिया है कि उस भर्ती प्रक्रिया से रामूराम रायका को अलग कर दिया था। हालांकि रामूराम रायका ने अपनी जो पहुंच है उसका फायदा उठाते हुए अपने बेटे बेटी को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। लेकिन एक जो बात बार बार निकल करके आ रही है, ये जो पेपर था ये मास लेवल पे लीकेज का नहीं था, ये पेपर एक आंशिक लेवल पे लीकेज का था। ये जो पूरा का पूरा जो केस था, ये केस उस तरीके से था जैसा कि हमने हाल ही में जो नीट की परीक्षा देखी थी। नीट की परीक्षा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जिन एरिया के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ उसी वहीं पे हम पुनः एग्जाम करवाएंगे, हम पूरी की पूरी एग्जाम को वापस नहीं करेंगे। तो यह मामला था आंशिक पेपर लीक का, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया, उस माहौल को आंशिक पेपर
पेपर लीक वाले को दबाया गया और इसको संस्थागत भ्रष्टाचार के ऊपर लेकर के आया गया। संस्थागत भ्रष्टाचार कैसे था, आप देखो बाबूलाल कटारा शिक्षक भर्ती में पकड़ा गया, वहां जाकर के उसने ये कहा कि उसने एसआई भर्ती में किया। आप उसके बाद में आप जाकर के देखते हो उसने अपने ड्राइवर को दिया, हम पुरुषोत्तम दादीज पकड़ा गया। और जिस तरीके की जो गहलोत साहब के जो पीएसओ पकड़े गए वो छोटे छोटे लिंक है। तो इस भर्ती के और इस घोटाले के अंदर ये हमने जजमेंट में भी देखा कि पूरी तरीके से ऐसा कोई चीजें नहीं मिली कि जिसमें मास लीकेज हो। मद्रास हाईकोर्ट का मास लीकेज की परिभाषा बड़ी क्लियर है। मद्रास हाईकोर्ट में जब मास लीकेज की परिभाषा दी गई तो उस परिभाषा के अंदर यह था कि एक ही क्षेत्र से कोई ऐसा अबनॉर्मल सिलेक्शन हो जाना कि जो एकदम से दिखे कि इस क्षेत्र से ऐसा हुआ। और ये फैलाने की भी कोशिश की गई कि जालोर के एक ही गांव से 100 थानेदार बन गए। ऑन द रिकॉर्ड विधानसभा में ये बातें हुई थी, लेकिन जब उसका फैक्ट्स निकाला, जब उसका डेटा निकाला तो पता चला कि जालोर से सिर्फ और सिर्फ 36 सिलेक्शन हुए थे, एक जिले से 36। और वो मां से कह रहे थे कि एक गांव से 100 हो गए। तो जिला बड़ा होता है, गांव बड़ा होता है, तो पहले तो वो यही क्लियर कर ले। तो इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश करी गई थी कि ये मास लीकेज पे था। ये मास लीकेज का पिछले 22 महीनों की जांच में कहीं सबूत नहीं मिला, ना तो क्षेत्र के आधार पे मिला। अगर आप इसको बाकी और जातिवार और बाकी जगहों पे बांटोगे, ये भी कहा गया कि एक जाति विशेष से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है और वो जाति किसकी तरफ इशारा किया गया, राजपूतों की तरफ से इशारा किया गया। लेकिन हकीकत यह है सबसे ज्यादा सिलेक्शन जाटों के हुए हैं, 150 प्लस सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जाटों के हुए हैं। राजपूतों की सिलेक्शन है 92। तो 92 ज्यादा होता है या 150 ज्यादा होता है? आपके लिए सरकार को फैसला के प्रतीक बन रहा है? मैम, सरकार का जो फैसला था वो हमारे लिए न्याय का फैसला था, क्योंकि सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर के ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और रद्द नहीं होनी चाहिए इसके पीछे उन्होंने पूरा का पूरा रीजन बताया और एक डेटा प्रोवाइड करवाया कि इतने बच्चे हैं वो इस एग्जाम से लेकर के इस एग्जाम में आए। और उन्होंने डेटा किस तरीके से मांगा मैं आपको बताता हूं। ये भर्ती 2021 में हुई, 2018 से लेकर के और 2022 तक जिस भी परीक्षार्थी ने जितनी भर्तियों में दिया, जैसे मान लो कि किसी ने शिक्षक भर्ती में भी बैठा, उसके बाद पटवारी में बैठा, उसके बाद ग्राम सेवक में बैठा और भर्तियों में बैठा, आरएएस में बैठा। तो एक जो टैलेंटेड बच्चा है वो अपना टैलेंट सिर्फ एक भर्ती में नहीं दिखाता है, वो 4-5 भर्तियों में उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। वो ग्राम सेवक सिलेक्ट हुआ, वो पटवारी में सिलेक्ट हुआ, वो बाकी और दूसरी जगह पे हुआ। वो सारा का सारा ऑफिशियल डेटा सरकार के पास है। सरकार ने वो डेटा अपना रखा और सरकार ने कहा कि 94% निर्दोष हैं और टैलेंटेड हैं, ईमानदार हैं, होशियार हैं। और हम ऐसे टैलेंटेड लोगों का सम्मान करते हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े। हनुमान बेनीवाल जी को एक छोटो सो वीडियो सामने आयो जो थे भी देखे होगो कि भाई अया का थानादारान तो आप सैल्यूट करवा देंगे, आओ मेरे साथ में, मैं थाने राजनेता बनाऊंगा, मैं थाने राजनीति में लेके आऊंगा, कुछ ही प्रकाश स्वरूप बोले। हाँ, तो ये बात पर आप क्या बोलना चाहोगा? मैडम, हनुमान बेनीवाल जी का जो ये बयान आया था ये ऐसा ही भर्ती को ही लेकर के था कि जब भर्ती रद्द हो गई थी तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो थानेदार बन गए इनमें ये थानेदार है ना, कल आरएलपी ज्वाइन कर ले और मेरे साथ आ जाए। अगर मेरे साथ जब ये थानेदार आ जाएंगे तो मैं इनको विधायक बना दूंगा। ये उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि थानेदारी तो क्या करता है, एक विधायक को सैल्यूट ही तो करता है, तो मैं बना दूंगा। तो मैडम देखो, इन आप इसी बातों से आप अंदाजा लगा लो, जो राजनेता इस तरीके की बातें कर रहा है हम उससे क्या उम्मीद करें। तो कोर्ट थारी की उम्मीद है थान? मैम, कोर्ट से हमारी यही उम्मीद है, जिस तरीके के फैक्ट्स हैं हमें मैडम पूरा उम्मीद है कि कोर्ट के अंदर इस भर्ती में जो निर्दोष लोग हैं उनको जल्द से जल्द फील्ड पोस्टिंग मिलेगी और जांच एजेंसी को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि वो पृथक्करण करके लेके आए और जो निर्दोष लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फील्ड पोस्टिंग देंगे और जो दोषियों को सजा मिलेगी। एक बाप को के दुख होश के अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए कि भाई दिन रात मेहनत करी, पढ़ावी लिखावी और फिर लास्ट में वो दुख बान झेलना पड़े कि भाई जो परीक्षा दी ही 2-3-4 साल मेहनत करी ही तो बा पूरी मेहनत पानी में फिर गई और दोबारा एग्जाम होगी और दोबारा भी तरीका में होएगी। तो भी बाप के ऊपर की तरीका में पहाड़ टूटा है, भी बाप को कितना बड़ो दुख हुआ है वो आपा जान से। ये भर्ती थोड़ी है, ये तो नियुक्ति दे दी सरकार ने। 24 महीना से इनको वापिस काट दिया। जैसे
एक खानों को लगा दे, एक थाली के मार वो खानो ठा ले, उन्हें को दुख होया है, बहुत भारी दुख होया है। मेरे तो इतनो जोर को भाई मुंह में गेड़ो गासियो तो खोस लियो। अब मेरा तो इतना भारी दुख होया कि 4-5 दिन तो हम तो रोटी को नहीं खाई, चूल्हो ही को चलायो। एक लड़की एक औरत रो रही थी कि मैंने बकरी चरा के मेरे बेटे ने पालियो है, पढ़ायो है, कोचिंग कराई है, उन्हें आगे भेजो है, उन्हें वापिस काटियो है। मारा भारी जोर को दुख है, मेरे चूल्हो ही को चलियो। एक डोकरो बूढ़ो आदमी कह रहे हो कि मैंने रिक्शो चला के 10-10 रुपया ले के मैंने पढ़ायो है, लिखायो है, कोचिंग कराई होगा, बाद में काटियो है। और के बेणीवाल के है, बेणीवाल तो एक जाटा को लीडर पाकड़ो चाहो कुन पकावा जाट कुन चाहूँ तो उन्होंने जाट बोर तो कुन दी। रविंद्र ने बेणीवाल तो अच्छो यो भाटी ठीक है, जो लड़का के लिए विधानसभा में हंगामा उठायो है और उन लड़ाई लड़ी है। लास्ट में जाता जाता के गुजारिश है सरकार सु और भाई के थारे अंदर दुख है जो आज थे मतलब हर जगह जाके हर जगह बोलन भी लाग रहे हो और बतायो भी है कि भाई हाँ हमारे अंदर यो दुख है, मैं इलिए आज परेशान हाँ। लास्ट में के गुजारिश करना चाहूंगा। मैडम, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग पूरी जिंदगी भर हमारे माँ बाप ने हमने हमेशा से हम कमाते हैं और आप देखोगे हम छोटी से छोटी चम्मच से लेकर के नमक तक जो भी सामान लेकर के आते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं और हम वी आर द टैक्स पेयर। और हमारे पैसों से राजनेताओं को, अधिकारियों को, सबकी सैलरी हमारे पैसे से जाती है। लेकिन जब हम इतनी ईमानदारी से कमाते हैं और हमारे पैसों से जब सब कुछ होता है और तब जब हमें पता चलता है कि अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, राजनेता अपना काम नहीं कर रहा है, तब दुख होता है कि जो हमारा पैसा है, जो हमारे पैसे से जिसको सैलरी जा रही है, वो जांच क्यों नहीं कर रहा, वो निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहा, दुख होता है। बिल्कुल। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखियो है कि सर मेरे साथ में जुड़े हैं और अपनी जो भी भाई मन में बात थी और साथ में ही एक पेरेंट्स होने का नाता, क्योंकि छोटा भाई ही तो छोटा भाई ही आका जो छोटा भाई हा और बन का घर आला हा वह भी ऐसा ही भर्ती के अंदर भाई सिलेक्शन है, बा भी सिलेक्ट होया हा। तो बाको बाका पेरेंट्स होने का नाता अपनो भाई दुख है वो भी जाहिर करो है कि भाई की तरीका में भी परेशान ही, खुद भी परिवार का लोग परेशान ही। और जो सरकार को अपील करी है, सरकार के ऊपर भाई काफी सारी बातें भी है बोली ही, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और भाई निष्पक्ष जांच है वह होनी चाहिए, जांच अभी चल रही भी है और जो दोषी है बन बेखौफ होगी सजा है वह मिलनी चाहिए। पर जो दोषी नहीं ही वह मेहनत करी है, वह एकदम गरीब तबका से उठ के आए ही, बिल्कुल बागा माँ बाप ही वह दिन रात एक करके खून पसीनो एक करके वह बोला करी ना कि रोटी को टुकड़ों टुकड़ों करके वह खायो और भी के बाद में आज भाई बेटा बेटी ने वह ऐसा ही भर्ती की के अंदर भाई तैयारी करवाई और हर एक चीज के अंदर सपोर्ट करो। दुख को पहाड़ है वो टूट रहा है, कोर्ट भी के ऊपर भाई सही तरीका से काम करो और भाई जो निष्पक्ष अगर जांच हुआ है तो भाई परिवार का लोग ही सब लोगों ने भाई खुशी होगी। और अगर भाई दोबारा भी अगर यह भर्ती करवाई जाए है तो एक ऊपर भाई जांच है पहली पूरी की पूरी होनी चाहिए। राम राम सा, धन्यवाद।